अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आपने हमें किसी साजिश के बारे में बताया। ये साजिश किसने की है और आपको इसका पता कैसे चला? कुछ बातें पुलिस वालों के लिए भी रहने दें शहाब भाई, पता तो सब चल जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि इस हमले की रिपोर्ट करेंगे आप? ये मशवरा या तो मुझे आप दे सकते हैं या फिर ज़ाहिर हुसैन साहब से बात की जाए। कानूनी मामलात तो पूरे करना ही होंगे। अलबत्ता एक तावन आपको करना होगा मेरे साथ। हाँ बताएं। मेरा नाम दरमियान में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनका एक बंदा मर गया है हमारे हाथों, लेकिन हम ये जाहिर करेंगे कि वो अपने साथियों की गोलियों से ही हलाक हुआ है। यहाँ सांगला हिल के बड़े थाने का SHO मेरा दोस्त है। मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। ये कहकर नादर खान ने मोबाइल फोन पर किसी से राब्ता कायम करने की कोशिश शुरू कर दी। फिर कहा, हाँ रहीम बख्श, मैं नादर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज के जवाब में नादर खान ने कहा, ओ यार नादर, तेरा यार नादर खान SHO। हाँ यार, मेरी बात सुन ले पहले, बाकी सारी बातें बाद में। 4-6 बंदों की नफरी लेकर आ जा, एक लाश ले जानी है तुझे। और हाँ, यहाँ आएगा तो बता दूंगा। सारा जरा खुफिया मामलात हैं। अपने भरोसे के बंदों को लेकर आना जो वही कह सकें जो तू कहना चाहता है। ठीक है, हाँ मैं जगह बताए देता हूँ, ज्यादा फासला नहीं है। सांगला हिल से नादर खान ने कहा और कुछ बातें करने के बाद फोन बंद कर दिया। फिर बोला, देखें, मैं अपनी गर्दन इस मामले से बचाना नहीं चाहता, लेकिन मसलहत का तकाजा यही है कि इस वक्त मेरी मौजूदगी को जाहिर ना किया जाए, क्योंकि मुझे आगे काफी काम करना है। मैं रहीम बख्श से सारी बातें कर लूंगा। एक बात बताइए नादर साहब। हाँ, हम इस मसले में उलझना नहीं चाहते, हमारे पास इतना वक्त कहाँ है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अगर कोई बात आगे बढ़ी तो मैं संभाल लूंगा। हम गहरी सांस लेकर खामोश हो गए। दानिया और मामा को भी गाड़ी से उतार लिया गया, क्योंकि हमारी गाड़ी नाकारा हो गई थी। नादर खान का एक आदमी काफी फासले पर सड़क के नशीब में उतरी हुई कार निकाल लाया। पुरानी तर्ज की एक बड़ी गाड़ी थी, उसमें नादर खान ने हमारा ताकुब किया था। बड़ा सस्पेंस था कि हम पर हमला किसने किया, नादर खान कहां से आ गया। ये सारी बातें नाकाबिले फहम थी। बहरत और मामा और दानिया टहलती हुई आगे बढ़ गईं। वो लाश सड़क के किनारे अब भी रखी हुई थी। बंदा मर गया था। मामा और दानिया ने उसे देखा और आंखें बंद कर लीं। मैं उन्हें वहां से अलग लेकर आ गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस की एक जीप पहुंच गई। उसमें 6 अफराद सवार थे। एक SHO रहीम बख्श था जो काफी खूबसूरत लंबा तरंगा आदमी था। वो बड़े प्यार से नादर खान से गले मिला और कुछ देर बातें करते रहा। फिर नादर खान ने उसे लेकर हमारे करीब आ गया। ये रहीम बख्श है, रहीम बख्श। ये बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं। बाहर से आए हैं और यहाँ मुश्किलों का शिकार हो गए हैं। कुछ लोगों ने इनसे दुश्मनी बांध ली है। सांगला हिल में इनकी बहुत बड़ी जमीनें हैं। वहां से आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने उन्हें लूटने के लिए हमला कर दिया। इत्तफाक की बात है कि मैं एक केस के सिलसिले में जा रहा था। मैंने इन पर गोलियां बरसते हुए देखी और मैं बीच में आ गया। हमने उन डाकुओं पर गोलियां चलाई। 3-4 बंदे थे। ये एक बंदा हमारी गोलियों का शिकार हो गया, लेकिन खैर रहीम बख्श, तुम जरा मुख्तलिफ टाइम की रिपोर्ट तैयार करोगे। तुम यही बताओगे कि तुम गश्त पर थे, इधर से गुजर रहे थे कि तुमने कुछ डाकुओं को एक गाड़ी पर गोलियां बरसाते हुए देखा और जवाबी तौर पर तुमने उन्हें ललकारा तो उन्होंने तुम पर फायरिंग शुरू कर दी।
नतीजे में एक बंदा तुम्हारी गोलियों से मारा गया, बाकी जो एक दो थे वो भाग गए। ये रिपोर्ट होगी और रहीम बख्श उन लोगों के नाम पते बेशक लिख लो, लेकिन उन्हें इस चक्कर में फंसाना नहीं है। ठीक है, जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा मेरे दोस्त, रहीम बख्श ने बेतकल्लफी से कहा और फिर बोला, आपकी गाड़ी तो बिल्कुल नाकारा हो गई साहब, गाड़ी को यहीं छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। आप ये बताइए कि आप रिपोर्ट दर्ज कराएंगे? ये बात तो आप खुद हमें बताइए रहीम बख्श साहब, सरफराज भाई ने कहा। रहीम बख्श सोच में डूब गया और फिर बोला, मैं देख लूंगा कि क्या किया जा सकता है। गाड़ी मैं ले जाऊंगा और खामोशी से अपने मैकेनिक को दे दूंगा। तुम बेशक सांगला हिल चलो, मेरे पास काफी वक्त है, सारा काम मेरी मौजूदगी में करो, बाद में इन्हें लाहौर तक मैं खुद ले जाऊंगा। फिर वो हमसे बोला, गाड़ी की कोई परवाह ना करें, आपका कीमती सामान उसमें हो तो निकाल लीजिए। हमने गाड़ी से जरूरी चीजें निकाली। गाड़ी हमें वाकई कोई खास फिक्र नहीं थी, जिंदगियां बच गई थी, बस यही काफी था। ऐसी दर्जनों गाड़ियां खरीदी जा सकती थी। रहीम बख्श ने ये भी पेशकश की कि अगर हम चाहें तो वो लाहौर तक हमें छोड़ने जा सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी नादर खान ने संभाली हुई थी। नादर खान हमें अपनी गाड़ी में लेकर वहां से चल पड़ा। वो खुद ड्राइवर कर रहा था और चारों तरफ निगाह भी रखे हुए था। रास्ते में उसने अफसोस भरे अंदाज में कहा, अफसोस, असल बंदा निकल गया, लेकिन नादर खान है, मेरा नाम बचकर कहाँ जाएगा। नादर खान, आपने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद हमें खामोश हो जाना पड़ा, वरना हम आपसे जरूर ये पूछते कि हमारे खिलाफ होने वाली साजिश का पता आपको कब और कहां से चला और साजिश करने वाला कौन था। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि इसमें किसी तरह की बददियानती नहीं है, लेकिन बात थोड़ी सी सीगा राज में रखने वाली है। जरा सी बात से मेरा भी खाना खराब हो सकता है, लेकिन एक वादा मैं आपसे करता हूं कि आपको सब कुछ पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। इस वक्त रहने दें तो मुझ पर मेहरबानी होगी। नादर खान ने इस अंदाज में ये अल्फाज कहे, उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। बहरतौर हम लोग घर वापस पहुंच गए। नादर खान ने हमें घर के दरवाजे से अंदर छोड़ा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हीरा किसी काम से बाहर निकली। हमें इस तरह देखकर हैरान हो गई। फिर उसने इधर उधर देखा, गालबन वो हमारी कार तलाश कर रही थी। फिर वो दौड़ती हुई हमारे पास आ गई। अरे खैरियत तो है, गाड़ी कहाँ है? थोड़ी सी खराब हो गई थी, गैराज में छोड़ दी है, सरफराज भाई ने कहा। ओह, मैं तो डर ही गई थी। आप लोग ठीक तो है ना? कितना बुरा लग रहा था, कसम खुदा की एक लम्हे जो दिल लगा हो दानिया के बगैर। दानिया यार, जुल्म है ये, हम तो इस चार दीवारी के कैदी हैं, हम पर भी रहम कर लिया करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हम लोगों को नहीं मालूम कि ताया अबू तुम्हें हमारे साथ कहीं बाहर निकलने की इजाजत देंगे या नहीं। दानिया ने कहा। उसने अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया था। फिर ताया अबू भी आ गए और हमसे खैरियत मालूम करने लगे। कैसा रहा पंजाब के देहातों का ये सफर? पंजाब बेहद खूबसूरत है, सरफराज भाई ने कहा। ये दोनों कुछ अजीब सी हो रही हैं। तुम लोगों को शायद इस सफर में मजा नहीं आया। नहीं ताया अबू, ऐसी बात नहीं, बड़े खूबसूरत इलाके हैं, बस कुछ थकन सी हो गई है, खास तौर से गाड़ी की खराबी की वजह से, दानिया ने बात बनाई। बहरहाल काफी देर तक हम लोग ताया अब्बू, हीरा और सुल्ताना वगैरह से बातें करते रहे और उसके बाद अपने कमरे में आ गए। भाईजान, मैं एक बात बताऊं, दानिया ने पुरतजस्सुस लहजे में कहा और हम सब चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। क्या दानिया? भाईजान, जो लाश वहां रखी हुई थी, मैंने उस बंदे को पहचान लिया है। क्या तुमने पहचान लिया है? हाँ, सच बता रही हूँ आपको। इत्तेफाक से मैंने उसके चेहरे को गौर से देख लिया। उस वक्त जब हम चौधरी अरफान के पास मौजूद थे और चौधरी अरफान ने किसी से बोतलें लाने के लिए कहा था, वो यही बंदा था, चौधरी अरफान। ओ मेरे खुदा, तुम्हें यकीन है दानिया? अगर यकीन ना होता तो मैं कभी आपके सामने ये बात ना कहती।
मगर वो हमारा दुश्मन क्यों बन गया? मैं समझ रहा हूँ हमने उससे हिसाब किताब वगैरह के बारे में बेशक कुछ नहीं मालूम किया, लेकिन यकीनन उसने हिसाब में गड़बड़ की हुई होगी। और ये मालूम होने के बाद कि हम लोग बहरीन से यहाँ पहुँच गए हैं, अपनी मुजरमाना कार्रवाइयां छुपाने के लिए उसने हमें रास्ते में ही खत्म कर देने की कोशिश की। मगर फिर नादर खान वहां किस तरह पहुंच गया, मैंने सवाल किया। एक बात और, पापा कुछ दुश्मनियों का तज़किरा करते थे, याद है ना? पापा की ये बात कभी भूली जा सकती है? क्या ये बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं? यही लोग पापा के दुश्मन होंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा है। तुम्हें मालूम है कि नादर खान ताई जान के पीछे लग गया है। ताई जान ने उसकी जो बेइज्जती की थी उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका कहना था कि वो भी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर दानी सरकार के बारे में मालूमात हासिल करेगा। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सिलसिले में भी ताई जान ही का कोई हाथ हो? उनके बारे में अभी तक हमारा जहन साफ नहीं है। खैर ताई जान भी क्या याद करेंगी, हमने कभी जिंदगी में ऐसे काम नहीं किए, क्योंकि अल्लाह ताला के फजलो करम से पापा ने हमारी सारी मुश्किलात खुद संभाल रखी थी। उन्होंने हमें कभी इसका मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बिल्कुल ही बूदम हैं। ठीक है ताई जान, आपको सरफराज का सामना करना पड़ेगा। सरफराज भाई ने इस तरह कहा कि मुझे हंसी आ गई। तो क्या आप ताई जान से ड्यूल लड़ेंगे? नहीं शहाब, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे जहन में कितनी ही बार ये बात आई कि कहीं पापा की मौत में ताई का हाथ तो नहीं। अगर ऐसा है तो वाकई ताई भी क्या याद करेंगी कि बाप का बदला लिया था किसी ने। लेकिन एक बात की इजाजत मैं आपसे चाहूंगा मामा, कि मैं जो कोशिश करूंगा उसमें हो सकता है कुछ बातें आप लोगों को नागवार गुजरें, लेकिन बराह करम मेरे रास्ता ना रोके जा। सरफराज भाई इस तरह संजीदा हो गए कि हम लोगों को भी संजीदा होना पड़ा। दूसरी दिन सुबह को मामूल के मुताबिक मैं कैसर खान से मिला, उसके साथ चाय पी और उससे हदायत की कि सारे मामलात को दिल में रखे और किसी से कोई तज़किरा ना करे। कैसर खान ने खामोशी से गर्दन हिला दी। ज़ाहिर हुसैन के मामले में भी रात को हमारी बातचीत हुई। उन्हें एतमाद में लेना जरूरी था। ज़ाहिर हुसैन को फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि आज वो आफस में ही, कोर्ट वगैरह में कोई केस नहीं। हम खुद उनसे मिलने चले गए। ताया अबू की कार इस्तेमाल की गई। ड्राइविंग कैसर खान कर रहा था। ज़ाहिर हुसैन ने हमारा इस्तकबाल किया और हमारे मामलात के बारे में पूछने लगे। सरफराज भाई ने उन्हें सारी तफसील बताई तो ज़ाहिर हुसैन के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। इन बातों के अमकानात बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। अपनी हिफाजत के कुछ और बंदोबस्त करें। नादर खान ने इस सिलसिले में आपको कोई बात नहीं बताई? नहीं, लेकिन लगता है कि नादर खान हमारे मामले में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और कुछ बातें उनके इल्म में भी आ चुकी हैं। सीधी सी बात है, इतने फासले पर पहुंच जाना और बर वक्त मदद करना बेमकसद तो नहीं हो सकता। लेकिन नादर खान कुछ बताने पर तैयार नहीं। अगर गौर करो तो बिल्कुल ठीक है। उसकी अपनी भी नौकरी का मामला है, किसी का खुलकर नाम नहीं ले सकता। बात कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है, लेकिन बहरहाल जिद्दी आदमी है, कुछ करके ही छोड़ेगा। नादर खान से हमें खुफिया तौर पर मिलना चाहिए। मुझे उसके घर का पता मालूम है, आप उससे घर पर मिले। इस वक्त वो आपको घर पर मिल जाएगा, क्योंकि वो लंच वो घर पर ही करता है। ज़ाहिर हुसैन से पता लेकर हम नादर खान के घर पहुंच गए। बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ था। नादर खान घर पर ही मिल गया। हमें देखकर भौंचका रह गया। अरे आप लोग जनाब चाहें तो एक कप चाय पिला दें, वरना सलाम दुआ करके वापस चले जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, आइए अंदर आइए। आप यकीन करें मैं बड़ा हैरान हूँ आपके यहाँ आने पर। सबसे पहले मुझे बताइए, कोई खास बात तो नहीं हुई? नहीं, सबसे खास बात यह है कि हमसे रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया गया। क्यों? आप लोग किसी भी चीज को दिल में जगह ना दीजिए। आपका ये खादम आपके साथ है। नादर खान ने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर बोला, अच्छा ये बताइए खाना खा लिया है? बिल्कुल नहीं, आपके साथ ही खाएंगे। अरे वाह, ये हुई ना दोस्ती वाली बात।
میں ذرا اپنی مسز کو ہدایت کر دوں، بلکہ پہلے آپ کو ان سے ملوا دوں۔ نادر خان کی بیوی سے بھی ملاقات ہوئی، ایک خوش مزاج اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ کھانے کی تیاریاں کرنے چلی گئیں۔ نادر خان نے کہا، رحیم بخش نے سارے معاملات سنبھال لیے ہیں۔ روز نامچے میں اس نے ایک ایسے خاندان کا تذکرہ کیا ہے جس پر ڈاکوؤں نے قاتلانہ حملہ کیا اور اسے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن پولیس گشت پر تھی۔ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا اور ایک ڈاکو مارا گیا، باقی بھاگ گئے۔ کار کا مسئلہ جان بوجھ کر گول کر دیا گیا، ورنہ آپ لوگوں کو مشکل کا شکار ہونا پڑتا۔ البتہ اس نے یہ پوچھا ہے کہ کار کا کیا کیا جائے، وہیں کسی ورکشاپ کو دے دی جائے یا پھر لاہور پہنچا دیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے نادر صاحب، کار وہیں کسی ورکشاپ میں دے دی جائے اور وہ تیار ہو جائے تو اسے بیچ دیا جائے۔ اگر رحیم بخش صاحب یہ کام کر سکیں تو انہی سے کرا دیجئے۔ ان سے کہیے کہ ان کی مہربانی ہوگی۔ ماما ہمیں آپ اس کار میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، اس لیے دوسری کار خرید لی جائے گی۔ گڈ۔ ویسے نادر صاحب، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ اس بات پر آپ یقین کر لیجئے کہ ہم ذرا برابر خوف زدہ نہیں، لیکن تجسس ضرور ہے۔ نادر خان سوچتا رہا اور پھر بولا، دیکھیے میں آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ ایسی دوستی ہو گئی ہے آپ سے کہ آپ پر مکمل اعتماد بھی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ امتیاز احمد صاحب کی موت کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں تھی جب تک ان کی شخصیت منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ کسی بڑے شخص کی اس طرح کی موت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر طاہرہ خانم نے اس وقت میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا، میں اس رویے کو برداشت نہیں کر سکا۔ میں اس تحقیقات کے سلسلے میں انہیں سر فہرست رکھے ہوئے ہوں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ کسی کو آپ لوگوں کی سانگلہ ہل آمد کے بارے میں بتا رہی تھی اور انہوں نے ہدایت کی تھی کہ آپ لوگوں کو دیکھا جائے۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ خدارا بس اتنا ہی مناسب سمجھیں۔ چلے خیر، جب یہاں تک بتا دیا ہے میں نے، تو آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کے ملازموں میں سے میں نے ایک بندہ خرید لیا ہے۔ وہ مجھے ان کے بارے میں مکمل اطلاعات دے رہے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ طاہرہ خانم کے پاس بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں۔ طاہرہ خانم انہیں تعویذ گنڈے دیتی ہیں اور ان کے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جناب آپ سے عرض کروں، یہ کام تعویذ گنڈوں سے نہیں ہوتے، بلکہ طاہرہ خانم کے تعلقات سے ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے بڑے معاوضے بھی وصول ہوتے ہیں۔ گویا آپ کے آدمی نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ طاہرہ خانم نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو ہدایت کی تھی۔ نقصان کی بات بیان نہیں کر رہا، بس الفاظ گول مول تھے۔ انہیں آپ کے شیخو پورہ پہنچنے کا بھی علم تھا، اور جب آپ وہاں سے چلے تب انہوں نے کسی کو آپ کے بارے میں اطلاع دی کہ آپ زمینیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کا شایان شان استقبال کیا جائے۔ واقعی ہمارا شایان شان استقبال کیا گیا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اچھا آپ ایک کام کریں، وہ یہ کہ ظاہر حسین صاحب سے مشورہ کر کے آپ اپنی زمینوں کی نگرانوں کو اپنے پاس طلب کریں۔ ان میں 2-3 نام آتے ہیں، ان سب کو اپنے پاس بلا لیں اور ان سے حسابات وغیرہ طلب کریں۔ اس کام کے لیے آپ کو صرف 3 دن کا ان کو وقت دیں اور ان سے کہیں کہ ہر قیمت پر یہ لوگ یہاں پہنچیں۔ میں سرفراز بھائی بڑے غور سے نادر خان کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ واپسی میں سرفراز بھائی بری طرح جوش میں تھے۔ خدا کی قسم، اگر تائی اماں کی میرے باپا کی موت کی ذمہ دار نکلیں تو انہیں ایسی جگہ لے جا کر ماروں گا جہاں پانی بھی نہ ملے۔ وہ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر ہم دوبارہ ظاہر حسین کے پاس پہنچے اور میں نے ان سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، تینوں کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ کب بلا رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے 2 یا 3 دن کا وقت تو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں سے کہیں کہ اپنے تمام حساب کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں۔ ظاہر حسین نے اسی وقت اپنے آدمی کو بلا کر ان تینوں کو نوٹس جاری کیے۔
और हम ये तमाम कार्रवाई करने के बाद घर वापस लौट आए। 3 दिन के बाद ज़ाहिर हुसैन ने बताया कि आज दोपहर को वो लोग पहुंच रहे हैं, चुनाचा हम लोग भी पहुंच जाएं। और ठीक 3 बजे हम उनके दफ्तर पहुंच गए। यहाँ अरफान चौधरी भी था और बाकी 2 अफराद भी। राइस मिल का जनरल मैनेजर इफ्तिखार हुसैन खासा पढ़ा लिखा आदमी था। उसने बड़े खलूस के साथ अपने रजिस्टर हमारे सामने पेश कर दिए। ज़ाहिर हुसैन ने भी अपने आदमियों को भी इस काम के लिए मसरूफ कर लिया। उसके बाद दूसरे और फिर अरफान चौधरी की बारी आई। अरफान चौधरी ने कहा, साहब जी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, बस अपने हिसाब से अदायगियां करता हूं। लेकिन वकील साहब को मुझ पर कभी कोई शक नहीं हुआ, ना ही मैंने काम कोई हेर फेर की। बस मैंने अपने तौर पर ये किया है। जो कुछ भी है ये बिल्कुल गौर के काबिल नहीं। तुम्हें तो बहुत तफसील से ये काम करना था, सरफराज भाई ने सख्त लहजे में कहा। साहब जी शुरू से ही ऐसी ही करता चला आया हूँ, पूछ लीजिए वकील साहब से। मैं बिल्कुल खुली बात कह रहा हूँ। चौधरी अरफान को इम्तियाज साहब ने कभी इस सिलसिले में मुझ पर जोर नहीं दिया। इनकी जिंदगी में तो जो कुछ भी नहीं कहा जा सकता था लेकिन ये सारे हिसाब नाकाफी हैं। आप इस सिलसिले में मालकान को जवाब दें, ज़ाहिर हुसैन ने सख्त लहजे में कहा। चौधरी अरफान मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे सकता हूँ। इन सारे हिसाबों के साथ जमीन की आमदनी, उनकी पैदावार की तफसील चाहिए मुझे। 1 हफ्ते के अंदर तुम मुझे ये तफसील बना कर दो। अगर तुमने ये तफसील बना कर नहीं दी तो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह से हटा दूंगा और किसी और को वहां मुकर्रर कर दूंगा। सरफराज भाई बड़े सख्त अंदाज में बोले। जैसा हुक्म सरकार, हम पूरी कोशिश करेंगे, चौधरी अरफान ने कहा। उसके बाद उन लोगों को जाने की हदायत दी गई। ज़ाहिर हुसैन ने उनके जाने के बाद कहा, आपके ख्याल में क्या किया जाए उस शख्स के साथ? देखते हैं क्या बनाकर लाता है, फिर गौर करेंगे और जरूरी हुआ तो फिर उसे उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। आज की इस कार्रवाई का कोई खास फायदा नहीं हुआ। सरफराज भाई सोच रहे थे कि अब हमें कोई बाकायदा आफस बना लेना चाहिए। हमारी जमीनों और जायदाद और यहाँ के प्लाजों का फैलाव बहुत ज्यादा है और ये काम किसी भी तरह सिर्फ ज़ाहिर हुसैन या उनके 1-2 आदमी नहीं समेट सकते। घर पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद नादर खान का फोन आ गया। जनाब कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, आज उन तीनों को बुलाया था। हाँ मैं ड्यूटी पर था और किसी भी लम्हे आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं रहा। एक इत्तला है आपके लिए, वो ये कि ज़ाहिर हुसैन के दफ्तर से निकलकर चौधरी अरफान सीधा ताहरा खानम की कोठी की तरफ गया था और वहां जब वो 2 घंटे गुजार कर निकला तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वो बहुत ज्यादा खौफजदा था। उसके बाद वो बस में बैठकर सीधा सांगला हिल चला गया। आपका मतलब है नादर साहब के चौधरी अरफान? नहीं, बस इतना ही बता सकता हूँ। अलबत्ता आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आप पर हमला आवर कौन थे। नादर खान ने खुलकर बताया। तो फिर अब नादर साहब देखिए, हमारे और आपके दरमियान ये बात तय हो चुकी है कि आप भी सब्र और सुकून से काम लेंगे और मुझे मेरा काम करने देंगे। ठीक है, आप इत्मीनान रखें। वैसे हम अपने मामूलात जारी रखेंगे, कोई हर्ज तो नहीं। सिर्फ इतना बता दें कि किस वक्त क्या कर रहे हैं। अगर आउट ऑफ सिटी जाएं तो मुझे बता कर जाएं, नादर खान ने कहा। सरफराज भाई ने तय किया था कि दूसरी मसरूफियत से पहले एक और खानदान से मिल लें। ये खानदान रियाज हुसैन का था। रियाज हुसैन साहिवाल में रहते थे। मामा से पूछा कि वो हमारे साथ चलेंगी तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह मालिक है, जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। आखिरकार हम लोगों ने साहिवाल जाने का फैसला किया। उधर गाड़ी का इंतजाम भी हो रहा था और ये गाड़ी भी ज़ाहिर हुसैन के जरिए ही हमारे पास पहुंची। हमने कैसर खान को साहिवाल जाने के लिए तैयार कर लिया। नादर खान से चौका पूरी तरह ताउन चल रहा था और हमें अंदाजा था कि वह हमसे बहुत मुखलिस है। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने उसे साहिवाल जाने के बारे में फोन पर इत्तला दी तो उसने जल्दी से कहा, कब निकल रहे हैं आप? अपनी गाड़ी से ही जाएंगे? क्या गाड़ी का बंदोबस्त हो चुका है?
ہاں نئی گاڑی آ گئی ہے، براہ کرم مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ مرسڈیز ہے اور اس کا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے۔ میں نے کہا اور نادر خان کو گاڑی کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ اس نے کہا کہ اسے تھوڑا سا وقت دیا جائے اور پھر نکلنے سے پہلے اطلاع دے دی جائے۔ کیا تم پولیس گارڈ ہمارے ساتھ بھیجو گے؟ نادر خان، میں نے کہا نہیں، بس میرے علم میں ہونا چاہیے اور کوئی خاص بات نہیں، نادر خان نے سرسری انداز میں کہا۔ بہرحال نکلنے سے پہلے ہم نے نادر خان کو اطلاع کر دی تھی۔ ساہیوال تک کا سفر بہت خوشگوار رہا اور کوئی ایسی بات نہ ہوتی جو کسی طرح کے تردد یا الجھن کا باعث ہوتی۔ ہم نے پتہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ کیسر خان اس مسئلے میں واقعی بڑا حیرت انگیز آدمی تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے ان علاقوں کے چپے چپے کے بارے میں معلوم ہو۔ بس ایک آدھا گھنٹہ معلومات حاصل کرنا پڑی۔ اس کے بعد اس نے ہمیں ایک ایسی جگہ لا کھڑا کیا جو زائد غربت زدہ بستی کہلائی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال مرسڈیز اس گھر کے دروازے تک پہنچ گئی تھی جو کچا پکا بنا ہوا تھا۔ مکان نمبر البتہ صاف لکھا ہوا تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بیل بجائی۔ جس خاتون نے دروازہ کھولا انہیں دیکھ کر ہی ہم آنکھیں روشن ہو گئیں۔ عمر رسیدہ خاتون تھی، لیکن اس قدر دلکش کے بڑھاپے میں کسی کے اتنا دلکش ہونے پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لمبے لمبے بال، انتہائی دلکش نقوش، اور ان نقوش میں تقریباً 80% دادی اماں کی جھلک ملتی تھی۔ انہوں نے بڑی حیرانگی سے ہم لوگوں کو دیکھا، پھر ان کی نگاہ سلور گرین رنگ کی حسین مرسڈیز پر بھی پڑی۔ وہ خاصی نروس ہو گئی۔ آئیے فرمائیے کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آئیے فرمائیے کس سے ملنا ہے آپ کو؟ معافی چاہتی ہوں، یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا اس گھر سے تعلق ہو نہیں سکتا۔ آئیے پلیز محسوس نہ کریں میری بکواس کو۔ آئیے۔ ہم چاروں اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے دروازہ بند کیا۔ بڑا سا کچا صحن تھا، مکان سے کافی وسیع تھا۔ سامنے ہی ایک برآمدہ نظر آ رہا تھا جس میں سرکنڈوں کے مونڈے پڑے ہوئے تھے۔ 3-4 دروازے تھے جو کافی بوسیدہ تھے۔ وہ ہمیں لے کر اندر پہنچی۔ اسی وقت ایک اور خاتون باہر نکلی اور انہیں دیکھ کر مزید حیرت ہوئی۔ یہ بھی اچھی خاصی عمر کی خاتون تھی، لیکن گدڑی میں لال کا محاورہ ایک ایسے ہی کسی گھرانے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ یہ خاتون بھی بے حد حسین اور دلکش تھی۔ سادہ اور سفید لباس، سیدھی مانگ، پورے چہرے پر پاکیزگی کا راج تھا۔ انہوں نے بھی حیران نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ میں سرفراز بھائی، ماما اور دانیہ اطمینان سے مونڈوں پر بیٹھ گئے۔ دونوں خواتین خاصی الجھی ہوئی نظر آئیں۔ ماما نے مسکرا کر کہا، تعارف کے بغیر ہی اگر ہم لوگ مل لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ میم ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ معافی چاہتی ہوں، ہمیں اپنے احمقانہ رویے کا بخوبی احساس ہے، لیکن آپ خود بتائیے، راجہ بھوج اور گنگو تیلی کا محاورہ ہے تو قدیم، لیکن جگہ جگہ اس کی اصلیت نظر آتی ہے۔ آپ جیسے معزز لوگوں کا اس گھر میں آنا ہی ہماری عزت افزائی ہے، اور گلے ملنے کی بات کر کے آپ نے ہمیں اور بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ خدا کے لیے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں بتاتا ہوں آنٹی، میرا نام سرفراز احمد ہے اور یہ شہاب ہیں۔ یہ میری ماما ہیں اور یہ میری بہن۔ یہ تو ہوئے ہمارے نام۔ ہمارے والد کا نام سن کر آپ یقیناً ہماری اس گستاخی کو معاف کر دیں گی۔ ہمارے والد کا نام امتیاز احمد خان ہے۔ دونوں خواتینوں کے چہرے کے تاثرات میں شدید حیرت کے نقوش بیدار ہو گئے۔ پھر عمر رسیدہ خاتون آگے بڑھی۔ انہوں نے ماما کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ دوسری خاتون نے دانیہ کو پیار سے سینے سے چمٹا لیا تھا۔ عمر رسیدہ خاتون نے کہا، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو گلے ہی نہیں لگا لوں بلکہ سینے میں سمو لوں۔ میرا نام سمن آرا ہے اور میں گیتا آرا کی چھوٹی بہن ہوں۔ یہ میری بیٹی نگہت ہے، نگہت آرا۔ آپ لوگ اس طرح سے ہمارے گھر آئیں گے، خدا کی قسم اس طرح تو کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ انہیں رہتی دنیا تک قائم رکھے۔
बुजुर्ग खातून हमें गले से लगाते हुए झीप रही थी, लेकिन हम दोनों जाकर उनसे लिपट गए और उसके साथ ही हमने निगत आरा बेगम से भी बेतकल्फी से मुआनका किया। खातून का चेहरा इंतहाई झींपा झींपा नजर आया और हमें बहुत लुत्फ आ रहा था। आप लोग आए खूब, आपकी बहरीन से वापसी कब हुई? चलिए, आप लोगों ने हमें तस्लीम कर लिया। अब बाकी बातें उस वक्त होंगी जब आप पहले हमें पानी पिलवाएंगी और उसके बाद चाय। लाहौर से यहाँ तक कहीं अच्छी चाय नहीं मिली। निगत आंटी, आप चाय बनवाइए, मैंने कहा। अभी अभी निगत आंटी दौड़ने के से अंदाज में बावर्ची खाने की जानब बढ़ गई, जबकि समन आरा बेगम एक मुंडा खींचकर हमारे सामने बैठ गई। ये बताइए, इम्तियाज कैसे हैं? वही बहरीन में हैं? उनके सवाल पर मामा और दानिया के चेहरे पर गम के नकूश फैल गए। सरफराज भाई ने संभाल कर कहा, नहीं दादी जान, पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। समन आरा बेगम पर शदीद रद्दे अमल हुआ। कुछ लम्हों तक उनके हाथ कांपते रहे, फिर उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, हाय, ये कब हुआ और कैसे हुआ? बस दादी जान, वो एक हादसाती मौत का शिकार हो गए। इतनी देर में निगहत आरा बेगम एक ट्रे में नफासत के साथ पानी का गिलास रख कर लाई। उन्होंने समन आरा बेगम का चेहरा देखा और बोली, खैरियत क्या हुआ? समन आरा बेगम की आवाज ना निकल सकी। निगहत आरा ने सरफराज भाई को पानी पेश किया तो सरफराज भाई ने अपनी जगह से उठकर पहले समन आरा बेगम को पानी पिलाया। निगहत आरा हैरान हैरान सी सबको पानी दे रही थी। फिर उन्होंने कहा, मुझे भी तो बताइए क्या हुआ? निगहत, इम्तियाज अहमद इस दुनिया से चल बसे। निगहत आरा बेगम के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। वो सकते में रह गई। कुछ देर तक वो इसी तरह खड़ी रही। दानिया ने उठकर उन्हें संभाला और मोढ़े पर बैठने की पेशकश की। निगहत आरा पर तो इम्तियाज ने एक ऐसा एहसान किया था कि वो इस एहसान से जिंदगी भर सर नहीं उठा सकती। पापा इस दुनिया से चले गए, हम वहीं बहरीन में थे। उनकी मौत पाकिस्तान में हुई। हम बहरीन छोड़कर वापस आ गए हैं और अब लाहौर में ताया मुमताज अहमद खान के साथ रहते हैं। आए हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे। अभी कुछ दिन पहले ही हम फूफो जहां आरा बेगम से मिले थे और अब आपका पता मालूम करके आपके पास आए हैं। बेटे, बहुत दुख हुआ। तुम लोगों के इल्म में यकीनन होगा कि इम्तियाज अहमद खान फरिश्ता सिफत इंसान थे और उन्होंने हमारे पूरे घराने पर एक ऐसा एहसान किया जिसकी मिसाल मुश्किल ही से मिल सकती है। तुम्हारे इल्म में सब कुछ होगा। नहीं दादी जान, हमें ऐसे किसी एहसान के बारे में कुछ नहीं मालूम, और अगर कुछ है भी, पापा ने तो अपनों के साथ ही किया करते हैं। ऐसे किसी एहसान का तज़किरा भी ना कीजिए। इम्तियाज अहमद खान के लिए फातेह कर ली जाए, समन आरा बेगम ने कहा और सब ने सर पर दुपट्टे डाल लिए। कुछ देर फातेह खवानी हुई और फिर निगहत आरा बेगम उठकर बावर्ची खाने चली गईं। थोड़ी देर के लिए गम का माहौल पैदा हो गया था। उसके बाद निगहत आरा बेगम चाय लेकर आईं और सबको चाय पेश की। चाय के बाद सरफराज भाई ने कहा, दादा अबू कहाँ हैं? वो खैरियत से हैं ना? हाँ, अबू बच्चों को कलाम पढ़ाने के लिए जाते हैं, वो गए हुए हैं, निगहत आरा ने कहा। और आप? आंटी, मेरा मतलब है निगहत बेवा हो चुकी हैं, उनके शोहर का इंतकाल हो गया है। बेटी है अर्जमंद आरा, वो एक स्कूल में नौकरी करती हैं। 2 बजे के बाद घर वापस आएगी। बस अल्लाह ताला जिंदगी गुजार रहा है। निगहत भी थोड़ी बहुत काम कर लिया करती हैं। हमारे पास कोई खास जरिया आमदनी नहीं, बस गुजारे वाली बात है, सो अल्लाह करार रहा है। मैं खामोशी से उस हसीन खानदान को देख रहा था और उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। पापा ने उन लोगों पर क्या एहसान किया, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। 2 बजे के करीब अर्जमंद वापस आ गई और अर्जमंद को देखकर ना जाने क्यों मेरे दिल को एक अजीब सा एहसास हुआ। दूध जैसी सफेद रंगत की मालक, चेहरे पर ऐसा तकद्दुस कि इंसान की निगाहें एक लम्हे के लिए ठहर ना सके। बड़ी बड़ी मखमूर आंखें, बाल उस घराने में बड़ी फरवानी से थे।
अर्जमंद आरा ने मोटी सी चोटी बांधी हुई थी, लेकिन ये चोटी बगैर परांदे के पिंडलियों तक आ रही थी। ये बाल जब खुलते होंगे तो कैसे लगते होंगे। मुझे दादी अम्मा के बाल याद आ गए। बड़ा पुरइसरार खानदान था। अर्जमंद हम सबको देखकर हैरान सी हो गई। तब दादी जान यानी समन आरा बेगम ने हमारा तारुफ कराया और अर्जमंद बड़े प्यार से मामा और दानिया से मिली। फिर उसने कहा, मुझे चंद लम्हों की इजाजत दीजिए, लिबास बदल दूं। हाँ क्यों नहीं बेटा, मामा ने अर्जमंद को देखते हुए कहा। 2 दिन रहेंगे आपके पास दादी जान, और कुछ दरख्वास्तों के साथ कि हमारे लिए कोई एहतमाम नहीं होगा। 100 दिन रहो बेटे, तुम्हारे घर है। तुमने जो इज्जत हमें बख्शी है हम उसके काबिल नहीं थे। खुदा तुम्हें मजीद ज़र्फ अता करे, वरना गरीब रिश्तेदारों को कौन पूछता है। नहीं, आप गरीब नहीं हैं, आपके दिल मोहब्बत से माला माल हैं। फिर शाम को 5:30 बजे के करीब रियाद हुसैन आ गए। बैसाखी की खटखट दरवाजे पर सुनाई दी। उसके बाद वो अंदर आ गए। उनका एक पांव मफलूज हो चुका था और वो बैसाखी के सहारे चलते थे। हमारे बारे में उन्हें मालूमात हुई तो उन्होंने एक अजीब अमल किया। उन्होंने सरफराज भाई के घुटने पकड़ लिए और बोले, तुम इस खानदान के फर्द हो जिसका एहसान मैं सारी जिंदगी सर से नहीं उतार सकता। दिल में बड़ी आरजू थी कि एक बार इम्तियाज अहमद के पैरों में पड़ जाऊं, मगर ये आरजू पूरी नहीं हुई। मेरे एक पांव पर फालज हो गया और हम लोग पसमानदा होते चले गए। बहरहाल तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दादा अबू, हमारा तो कोई कसूर नहीं। आपने मेरे घुटनों को हाथ लगाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम जानते होगे बेटे कि मेरे सीने में तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए क्या जज्बे हैं। रियाज हुसैन ने कहा, मैं बहुत मुतजस्सस हो गया। आखिर ऐसा कौन सा एहसान था कि पापा ने उन लोगों पर। उसी रात रियाज हुसैन हम सबको घेर कर बैठ गए। अर्जमंद भी एक गोशे में बैठी हुई थी और सच्ची बात यह है कि उसके पाकीज़ा चेहरे ने मुझे मसहूर कर दिया था। जिस एहसान का तज़किरा किया गया था उसके बारे में ना सिर्फ मेरे बल्कि सरफराज भाई के दिल में भी शदीद तजस्सुस था और हम सब ये जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा एहसान किया है हमारे पापा ने इस खानदान पर, जिसके नतीजे में उनसे हर शख्स हमारे सामने बिछा जा रहा है। दादा अबू किसी सोच में डूबे हुए थे। हम सब उनके बोलने के मुंतजिर थे और अचानक ही मेरे जहन में गीता आरा बेगम का ख्याल आया और बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। आप एक बात बताइए दादी जान, आप दादी अम्मा से कब से नहीं मिली? हमें आए हुए बेशक बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, लेकिन हमने कभी आपको या किसी खानदान वाले को ताया अब्बू के पास आते जाते नहीं देखा। मैं अपनी बहन से बहुत अरसे से नहीं मिली। जब आपके बड़े ताया का इंतकाल हुआ था तब खानदान के कुछ लोग जमा हुए थे। बस उसके बाद मैंने कभी अपनी बहन को नहीं देखा। बेटे, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें देखकर हमें शदीद हैरत हुई और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसे कौन से अवामल थे कि मुमताज अहमद खान ने तुम्हें हमारे पास आने की इजाजत दे दी। ये खानदान बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलता। उनमें सबसे ज्यादा शिद्दत पसंद ताहरा खानम हैं। उन्होंने जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं उसके बाद मजीद खराबियां हो गई हैं। इस वक्त भी मेरे दिल में कई बार ये ख्वाहिश जागी कि तुमसे मैं गीता बाजी के बारे में मालूमात हासिल करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। इसका मतलब है दादा जान कि आपको हम पर भी भरोसा नहीं और होना भी नहीं चाहिए, और हम भी आखिर इसी खानदान के फर्द हैं। आप हमें अभी क्या जाने, लेकिन इतना अर्ज जरूर कर दूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पापा ने हमें किसी का दस्ते नगर नहीं रहने दिया, बल्कि यहाँ पाकिस्तान में भी उन्होंने इतना कुछ कर डाला है कि हमारी नस्लें खा सकती हैं। हम आजाद हैं। इसके अलावा ताया अबू ने बिल्कुल हमें हमारे यहाँ आने में रुकावट नहीं डाली। हम फूफो जहाँ आरा बेगम के पास भी गए थे और यहाँ भी हम उन्हें बता कर आए हैं। मैं बताऊं समन आरा, हकीकत ये है कि मुमताज अहमद खान इतने बुरे नहीं थे। बस यूं कहो कि सब के सब हालात के लिपटे में इस तरह आए कि मुंतशिर हो गए। यही इंतशार आज तक चल रहा है। अचानक ही अर्जमंद ने कहा,
सुल्तान और हीरा से तो आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी। हाँ, हम लोग साथ ही हैं। ठीक हैं दोनों। हाँ, दादी अम्मा के बारे में तो आप लोगों को मालूम होगा। हाँ, मगर हमें वहां जाने की भी इजाजत नहीं, अर्जुमंद ने दुख भरे अंदाज में कहा और सवालिया निगाहों से दादा अबू को देखा तो रियाज साहब जल्दी से बोले, नहीं, ये पाबंदी मैंने नहीं लगाई, बल्कि एक दफा मुमताज अहमद खान से ही मुलाकात हुई थी और उन्होंने खासे तलख लहजे में कहा था कि कोई उनकी जानब रुख ना करे। असल में उन पर ताहरा खानम की तरफ से मुकदमा भी कायम किया गया और सुना है कि वो मुकदमा अभी तक चल रहा है। बस यही बात है बेटे कि करे कोई और भरे कोई। अजीब इंतशार है इस खानदान में। समन आरा गीता आरा की सगी बहन है, लेकिन पापा भी पाकिस्तान आते रहते हैं, कभी आपसे नहीं मिले। नहीं, उस शख्स के शर्फ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो सिर्फ इसलिए हमसे नहीं मिला कि उसने हम पर एहसान किया था और वो जानता था कि ये खानदान खासा तंग दिल है, ना जाने क्या क्या दास्ताने बन जाएं। दादा अबू अगर मुनासिब समझे तो हमें बताएं कि आप बार बार कौन से एहसान का तज़किरा करते हैं। बेखुदा हम अभी तक इससे बिल्कुल नावाकिफ हैं। पापा ने कभी इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। दादा अबू के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत फैल गई। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, बात खासी पुरानी है, लेकिन वाकयात ऐसे हैं कि कल की बात मालूम होती है। इम्तियाज अहमद इतने ही बुलंद ज़रफ़ के थे कि मरते मर गए, लेकिन अपनी औलाद तक को अपने इस एहसान से आगाह नहीं किया। आप हमें बताइए दादा अबू। नहीं, कभी अपने वालिद हयात अहमद खान के बारे में भी नहीं बताया। बिल्कुल सरसरी तौर पर बस कभी कभी पंजाब की बस्तियों की दास्तानें सुनाते सुनाते दादा अबू की बातें निकल आती थी। सुना है कि बड़े क्रोफर के आदमी थे। हाँ, खालस रवायती, नाक पर मक्खी ना बैठ देने वाले, सख्त गिर और किसी हद तक जालिम, और वो इसके अहल थे। कई देहात और हजारों एकड़ जमीन के मालिक। तुमने फूफो जहां आरा बेगम को देखा होगा। जी, वो जमाल साहब बड़े रंगीन मजाज थे। किसी दौर में सुना है कि अब चोला बदल लिया है। बहुत कुछ दिया है उन्हें हयात अहमद साहब ने, जो जमाल साहब ने उड़ा दिया। बे औलाद हैं, इसलिए बेसकून भी नहीं। जहां आरा बेगम हयात अहमद की बहुत चहेती थी, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हयात अहमद के बिगाड़ में जहां आरा बेगम का बड़ा हाथ था। बाद में बेचारी खुद एक ऐसे शोहर की शरीके हयात बन गई जो खुद भी हयात अहमद ही की तरह थे। लोग कहते हैं कि जो इस दुनिया से चला जाए उसे बुरा ना कहो, लेकिन सच तो सच ही होता है। रियाज साहब का अंदाज बहुत उलझा उलझा था। वो असल मौजू पर आते हुए झिझक रहे थे। मैंने इस बात को महसूस करके कहा, अगर आप किसी वाक्य को सुनाते हुए कुछ उलझन महसूस कर रहे हैं तो बेखुदा कोई मजबूरी नहीं। हम अपने प्यारे हैं, आपके प्यारे हैं, इतना काफी है। दादा अबू ने अपनी बेगम की तरफ देखा तो समन आरा ने कहा, बात छेड़ी है तो उसे पूरा करो। हकीकत तो हकीकत ही होती है। जो कुछ तुम उन्हें बताओगे मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। ठीक है, दादा अबू ने कहा और आगे बोलने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, हयात अहमद रवायती जिम्मेदार थे, सख्त गिर, इंतकामी मजाज रखने वाले। गीता आरा बेगम से उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो समन आरा को पसंद करते थे, लेकिन समन आरा से मेरी बचपन में ही मंगनी हो गई थी। उन्होंने गीती आरा बेगम से शादी से इनहराफ किया, लेकिन उनके वालिद नियाज अहमद साहब भी उन्हीं की तरह सख्त गिर थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने बेटे से कह दिया कि अगर उन्होंने गीती आरा बेगम से शादी नहीं की तो उन्हें आग कर दिया जाएगा। बेहालत मजबूरी हयात अहमद ने गीती आरा बेगम से शादी कर ली। नियाज अहमद का इंतकाल हो गया, लेकिन गीती आरा बेगम को भी शोहर की मोहब्बत नहीं मिली। वो हमेशा उनकी नफरत का शिकार रहीं। बहरहाल हयात अहमद की औलाद में सबसे छोटे इम्तियाज अहमद थे। वलायत अहमद की शादी हो गई, मुमताज साहब की भी शादी हुई, मुमताज अहमद रह गए। हयात अहमद के दिल में समन आरा की कसक अब भी मौजूद थी। आखिरकार उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे यानी कि अपने वालिद इम्तियाज को अपने पास बुलाया और उनसे एक अजीब ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इम्तियाज अहमद समन आरा की बेटी निगत आरा से पींगे बढ़ाएं
اور اسے اس حد تک اپنے قابو میں کر لیں کہ ہمارے خاندانی ساکھ برباد ہو جائے اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ امتیاز احمد حیران تو بے شک ہوئے، لیکن وہ مختلف طبیعت کے انسان تھے۔ گیتی آرا کو بہت عرصے کے بعد سمن آرا سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ وہ بیچاری اپنی محرومیوں کا شکار تھی اور ان کا مزاج صوفیانہ ہو گیا۔ امتیاز احمد کو یہ ہدیات دے کر ہمارے گھر بھیجا گیا کہ وہ نگہت آرا پر ڈورے ڈالیں اور اسے برباد کر دیں۔ نگہت آرا کا رشتہ بھی ایک جگہ طے ہو چکا تھا۔ بہرحال امتیاز احمد ہمارے گھر آئے اور انہوں نے اپنے والد کی ہدایت کے مطابق کام کرنے کی بجائے مجھے ان تمام باتوں سے آگاہ کیا اور میں دنگ رہ گیا۔ حیات احمد خان کا منصوبہ انتہائی بھیانک تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے امتیاز احمد کے پاؤں پکڑ لیے اور ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد نہ صرف میرے گھر کا ماحول بلکہ یہ دنیا میرے لیے جہنم بنا دی جائے گی، اس لیے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، کہیں اور زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب جانتے تھے کہ حیات احمد کس قدر خطرناک انسان ہیں۔ ان کے والد نیاز احمد زندہ ہوتے تو شاید انہیں کنٹرول کر سکتے، لیکن ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال امتیاز احمد ملک سے باہر چلے گئے اور کسی کو ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ادھر جب حیات احمد کو یہ بات معلوم ہوئی کہ امتیاز احمد نے ان سے غداری کی ہے تو وہ آتش بن گئے اور انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ بیچاری گیتی آرا اسی وقت سے بیمار رہنے لگی۔ حیات احمد نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو وہ کر سکتے تھے۔ ہماری ساری زمینیں بک گئیں اور ہم بد سے بدتر حالات کی طرف چل پڑے۔ پھر حیات احمد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ ان کی اس اچانک موت کے بعد سارا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ تمہاری پھوپھو یعنی جہاں آرا بیگم کی شادی ہو چکی تھی، اور جیسا کہ مختصر میں نے تمہیں ان کے شوہر کے بارے میں بتایا، وہ خاصے اوباش طبع انسان تھے۔ سب سے بڑا کردار ولایت احمد خان کی بیگم طاہرہ خانم نے ادا کیا۔ ان کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے تھا۔ انہوں نے اپنے وسائل بروکار لاتے ہوئے وہ سب کچھ ہضم کر لیا جو کر سکتی تھی۔ امتیاز احمد ویسے ہی ملک سے باہر تھے۔ ممتاز احمد ان کی طرح جوڑ توڑ کے ماہر نہیں تھے۔ سب الگ الگ ہوتے چلے گئے۔ گیتی آرا بیگم کو ممتاز احمد نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر ولایت احمد کا بھی انتقال ہو گیا۔ طاہرہ خانم نے لاہور آباد کر لیا اور ہم یہاں سائی وال میں آ گئے۔ ہماری بیٹی نگہت کی شادی ہو گئی تھی، لیکن ان کے شوہر بھی ساتھ نہ دے سکے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا بیٹے کہ تمہاری آمد پر ہمیں حیرت کیوں ہوئی۔ ریاض حسین کی آواز بھرا گئی۔ میں، ماما دانیہ اور سرفراز بھائی بہت متاثر ہوئے، لیکن فوراً ہی کوئی پیشکش نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ خوددار لوگ تھے، برا مان جاتے۔ البتہ ہماری میٹنگ رات کو شروع ہوئی۔ ماما نے کہا، اس خاندان کو سائی وال میں اس طرح بے یار و مددگار چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یہ بیچارے آج تک اسے بہت بڑا احسان مانتے ہیں، اور وہ واقعی احسان بھی تھا کیونکہ اس کے لیے امتیاز احمد نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم بھی انہی کی پیروی کریں گے، ان لوگوں کو یہاں سے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ ہم پر کسی بھی طرح بھاری نہیں ہوں گے۔ ہاں ماما، لیکن تم بے فکر رہو، میں جو کچھ کروں گی وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ یہ لوگ اسے احسان نہ تصور کریں۔ اس رات نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک کسک سی بیدار ہو گئی۔ وہ کہانی بڑی ڈرامائی حیثیت رکھتی تھی، جس میں ہمارے دادا نے اپنے بیٹے کے ذریعے اپنی محرومیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی انتہائی ناپاک طریقے سے۔ نگہت آرا بیگم برے حالات کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اگر امتیاز احمد بھی ذہنی طور پر وہی ہوتے جو ہمارے دادا تھے تو شاید کوئی بھیانک حادثہ پیش آ جاتا۔ شاید میں ارجمند کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ ایک نگاہ جو براہ راست
دل پر اثر کرتی ہے، میرے دل پر بھی اثر کر چکی تھی، اور پھر باقی کسر اس وقت پوری ہو گئی جب رات کے 3 بجے میں بے خوابی سے بیدار ہو کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ باہر چاند کی مدھم اور پر اسرار روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اسی روشنی میں میں نے ایک پیکر نور کو اللہ کے حضور سر بسجود دیکھا۔ وہ ارجمند تھی، سفید لباس میں ملبوس، جائے نماز بچھائے تہجد پڑھ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، چاندنی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ سرفراز بھائی نے کروٹ بدلی تو میں کھڑکی سے ہٹ گیا، لیکن پھر ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کے کوئی 6:30 بجے ہوں گے، کھڑکی سے اجالا جھانک رہا تھا۔ مجھے ایک بہت ہی حسین آواز سنائی دی جس میں کلام پاک پڑھا جا رہا تھا۔ یہ بھی ارجمند ہی تھی۔ در حقیقت میں پوری طرح اپنے احساس کی لپیٹ میں آ گیا۔ ارجمند میرے وجود میں بس گئی، لیکن ابھی اپنے آپ پر قابو رکھنا تھا۔ البتہ میں نے یہ ضرور سوچا کہ ماما یا سرفراز بھائی سے اپنی اس چاہت کا تذکرہ ضرور کروں گا، تاکہ پھر کوئی ایسا المیہ نہ بننے پائے جس میں دادا اپنے بیٹے سے اس خاندان سے انتقام لینے کی بات کریں۔ اس دن بھی ہم یہاں رکے۔ ارجمند کے گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ دوپہر کے کھانے پر میں نے سوال کر ڈالا، ارجمند آپ سکول نہیں گئی؟ نہیں، میں نے اپنے ایک کولیگ سے چھٹی کی درخواست بھیج دی ہے، ابھی تو آپ رہیں گے ہمارے ہاں۔ بیٹا ہم کل چلے جائیں گے، ماما نے کہا۔ دیکھو اب جب کہ تم لوگوں نے ہمیں بھی عزت دار بنا دیا ہے تو پھر کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارو۔ دادا ابو نے فوراً ہی مداخلت کی۔ سرفراز بھائی نے کہا، دادا ابو اب تو آپ کے ساتھ بہت سا وقت گزرے گا، میں آپ کو حالات بتا چکا ہوں، ہمیں اپنا کاروبار دیکھنا ہے۔ یہاں سے فوراً واپس جا کر مزید آپ کو کچھ تفصیلات میں آج رات کو بتاؤں گا۔ اگر کوئی مجبوری ہے بیٹے تو میں فضول ضد کا قائل نہیں۔ رات کو ہم لوگ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے دادا کو بتایا کہ کتنی بہت سی زمینیں ہیں، اس کے علاوہ لاہور میں بے شمار جائیداد بھی ہے، ایک رائس مل ہے کھکھڑ میں۔ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ اسٹاف کی ضرورت ہے۔ یہ سارا کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر ان میں پھنس جاتے تو آپ سے ملاقات کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا، اس لیے ہم پہلے یہاں آ گئے۔ لیکن اب آپ سے بہت دور رہنا مشکل ہے، اور پھر ساہیوال لاہور سے دور ہی کتنا ہے۔ ہم اس بات کے خواہش مند ہیں دادا ابو کے اس منتشر خاندان کو پھر سے یکجا کریں۔ خدا کرے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں طاہرہ خانم کے شر سے محفوظ رکھے، دادا ابو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارجمند نگہت آرا کچھ اور بے تکلف ہو گئیں۔ میں نے ارجمند کی اس بات کو اچھی طرح نوٹ کیا کہ وہ ہم لوگوں کی آمد سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ دوسرے دن ہم واپسی کے لیے تیار تھے اور وہ سب بہت اداس نظر آ رہے تھے۔ میں نے اچانک ارجمند کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں یاس کی پرچھائیاں رینگتی ہوئی نظر آئیں۔ میں ہر تکلف کو بلائے طاق رکھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ ارجمند، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، بتائیے میرے آنے سے آپ کو کسی ناگوار کیفیت کا احساس تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا۔ ارجمند نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولی، لیکن اس بات کا میں دل سے قائل ہو گیا کہ آنکھوں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اس اجازت کا شکریہ۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرحال اس کے بعد ہم چل پڑے۔ جب تک وہ لوگ نظر آتے رہے میں بھی انہیں دیکھتا رہا۔ ماما اور سرفراز بھائی نے غالباً میری اس کیفیت کو نوٹ کر لیا تھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آخرکار ساہیوال سے لاہور تک کا سفر طے کر کے ہم واپس سمن آباد پہنچ گئے۔ یہاں کا ماحول ہمیشہ کی طرح تھا۔ تایا ابو نے خوش اخلاقی سے ہمیں خوش آمدید کہا۔ ہیرا اور سلطانہ بھی خوش ہو گئی۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح کئی دن کے لیے غائب ہونے لگے ہیں۔ اب جناب عالی آپ کو اس کی اجازت نہیں، ہمارا بھی خیال رکھیے گا، سلطانہ نے شکایت بھرے انداز میں کہا۔ میں تایا ابو سے بات کروں گا۔ ویسے تو اب ہمارا کوئی لمبا پروگرام نہیں، لیکن میں تایا ابو سے کہوں گا کہ وہ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیا کریں۔ کیسے ملے وہ سب لوگ؟
हाँ वहाँ अर्जमंद है, बहुत ही नफीस लड़की है। काश हमारा खानदान एक बार फिर यकजा हो जाए। ये जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो सुल्ताना, बेफिक्र रहो, सब यकजा हो जाएंगे। बल्कि थोड़े ही दिनों के बाद मैं दादा अबू समन आरा बेगम, निगहत आंटी और अर्जमंद को यहाँ बुलाऊंगा। बस जरा ताया अबू की इजाजत मिल जाए। अव्वल तो वो इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने किया भी तो हम लोग जिद करेंगे। हाय कितना अच्छा है वो लोग हमारे यहाँ रहने के लिए आया करें और हम सब मिलकर खूब हंसी बोला करें, हीरा ने हसरत भरे लहजे में कहा। उसी शाम नादर खान का फोन आ गया। सरफराज भाई से बात हुई। नादर खान ने कहा, सरफराज भाई साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है नादर खान, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपको हमारी वापसी की इत्तला कैसे मिली? जवाब में नादर खान हंसने लगा और फिर बोला, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ से जाते हुए आप कौन कौन से चाय के स्टॉलों पर रुके थे और वापस आते हुए आपने एक्स सर्विस टी स्टॉल पर दूध पत्ती की चाय बनवाकर पी थी और साथ में पुराने रखे हुए केक खाए थे। सरफराज भाई दंग रह गए। नादर खान, आप आखिर हमारे लिए इतनी मशक्कत क्यों झेल रहे हैं? आपके लिए नहीं, अपने लिए। बात चीजें अपने आप पर फर्ज बना ली जाती हैं। आपका तहफ़्फ़ुज़ मैंने अपना फर्ज समझ लिया है। एक खबर है आपके लिए, नादर खान ने कहा। हाँ फरमाइए। चौधरी इरफान मर गया। नादर ने एक धमाका खेज इंकशाफ किया और सरफराज भाई दंग रह गए। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोले। नादर खान की आवाज ने ही उन्हें बोलने पर मजबूर किया। हेलो, क्या उसे कत्ल किया गया? सरफराज भाई ने पूछा। 100%। मजे की बात आपको ये बताऊं कि उसकी मौत भी दम घुटने से हुई है और मजीद दिलचस्प बात यह है कि उसके कंधे के नीचे वही पुर इसरार बाल मिले हैं। नामालूम जानवर के बाल, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, सरफराज भाई ने लरजती हुई आवाज में कहा और फिर बोले, पापा की लाश के पास भी वैसे ही बाल मिले थे और उसके बाद चांद खान की मौत के बाद और इसके पास से इस नामालूम जानवर के बाल दस्तयाब हुए और ये तीसरी मौत भी बिल्कुल उसी अंदाज की है। लेकिन नादर खान, इससे ये अंदाजा होता है कि ताई का कोई ना कोई ताल्लुक इन तीनों अमवात से है। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ताहरा खानम पुर इसरार अलूम से दिलचस्पी रखती हैं, दरसो तदरीस का काम भी करती हैं, लोगों के मसाइल भी हल कराती हैं। उनके पुर इसरार अलूम की नौइयत क्या है? इन अमवात और बालों से उनका क्या ताल्लुक है? जब तक इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीक ना हो जाए मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता एक बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ताहरा खानम ने मेरी जो बेइज्जती की है मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा और हम भी ये कह चुके हैं नादर साहब कि हम आपके साथ हैं। सरफराज भाई ने सारी तफसील मुझे नादर खान से गुफ्तगू करने के बाद बताई थी। वैसे भी उनकी मैं कैफियत को इस वक्त भी नोट कर रहा था जब वो नादर खान से बातें कर रहे थे। सरफराज भाई ने गुर्राई हुई आवाज में कहा, शहाब, चांद खान और चौधरी इरफान की मौत बिल्कुल पापा की मौत के अंदाज में हुई है और नादर खान के शुबहात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। यानी ये कि ताहरा खानम का इन वाकयात से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, बल्कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने पुर इसरार इल्म के जरिए अपने मुखालफिन को खत्म करने की तरकीब दरियाफत कर ली हो। लेकिन मैं तुमसे कह चुका हूँ कि आर्जी तौर पर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली है। ये सारी दौलत, ये सारी जायदाद, ये ऐशो उशरत बेशक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन मेरे लिए पापा उन सब से बढ़कर थे। उनके कातिल को मैं किसी तौर मुआफ नहीं करूंगा। फिर बहुत दिन के बाद हमारी इस रहायशगाह के पुर इसरार मकीनों का अमल जागा। मजे की बात यह थी कि सारे का सारा ताल्लुक मुझ ही से था। बेशक दानिया की तरफ उन्होंने थोड़ा सा रुख जरूर किया था, लेकिन उसके बाद दानिया मुतमिन थी। मैं इस वक्त गहरी नींद सो रहा था कि अचानक मेरे कानों में एक शोर सा जागा और मैं चौंक कर उठ गया। नींद में डूबे हुए जहन ने पहले कोई फैसला नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये रोने पीटने की आवाजें हैं। मैं बेइख्तियार अपनी जगह से उठ गया और सूरत हाल जानने के लिए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया।
लेकिन बाहर निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि राहदारी सुनसान है। सोने वालों के कमरों की मध्यम रोशनियां जल रही हैं। शोर की ये आवाज उसी पुरइसरार हिस्से से आ रही है जहां एक तहखाना भी मौजूद था। मैं कुछ देर साकत खड़ा रहा और उसके बाद राहदारी में आगे बढ़ गया। दादी अम्मा के कमरे के सामने से गुजरते हुए अचानक ही मुझे कुछ ख्याल आया। बेइख्तियार मैंने दादी अम्मा का दरवाजा खोला और अंदर झांका, और फिर उसके बाद मैं अपने जिस्म में सर्द लहरें महसूस किए बगैर ना रह सका। दादी अम्मा इस वक्त भी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं अंदर दाखिल हो गया और उसके बाद मैंने उस छोटे से कमरे का भरपूर जायजा लिया। दादी अम्मा कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो नजर ना आती। वॉशरूम वगैरह भी खाली पड़ा था। मैं एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल आया। रोने पीटने की आवाजें बेदस्तूर आ रही थी। राहदारी से गुजरते हुए मैंने दूसरे कमरे के मकीनों को भी देखा। सब के सब ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। मैं बाहर निकल आया और उसके बाद उस पुरइसरार हिस्से की जानब चल पड़ा जो अपनी शक्ल और सूरत से ही बेहानक लगता था, लेकिन मेरे लिए अब वो बेहानक नहीं था। रोने पीटने की आवाजें भी उसी तरफ से आ रही थी। मैं बेखौफी से उस हौलनाक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैं बेधड़क इस दरवाजे की सीढ़ियां तय करके नीचे उतर गया। आज फिर यहाँ मजमा लगा हुआ था। एक तरफ वो स्याह लिबादे वाले सर झुकाए हुए बैठे थे और उनके सामने ही ताबूत रखा हुआ था जिसमें सफीना की लाश नजर आ रही थी। उसे कुछ फासले पर गोरनी जारो कतार रो रही थी। हाय मेरी बच्ची, मेरे पास तो अब जीने का कोई सहारा नहीं रहा। अरे मुझे खत्म कर दो। मैं किस दिल से अपनी बच्ची की मौत बर्दाश्त करूं? तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो सितम तोड़ रखे हैं, मुझे उनसे आजाद कर दो। जब तक मैं उसका खून नहीं पी जाऊंगी उसे छोड़ नहीं सकती। एक ही हल है उसके पास कि वो मुझसे शादी कर ले। अरे उस कमबख्त को ये बता दो कि मैं उस पर आशिक नहीं हूँ। मैं तो बस वो रस्म पूरी करना चाहती हूँ जिससे मेरी सफीना मुझे अपना बदन दे दे और मैं उसे जिंदा सलामत देखूं। हाय अपने आप को धोखा दे लूंगी मैं, या फिर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और तरकीब हो तो मेरी सफीना को जिंदगी मिल जाए तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। देखो कम वक्त आ गया। अरे मान ले मेरी बात। देख मैं रस्में निभा रही हूँ, कौल निभा रही हूँ। मैं इनसे बागी नहीं होना चाहती, मगर मेरे दिल में भी एक माँ जाग रही है, मेरी सफीना। हाय मेरी सफीना, तू यहाँ क्यों आ गया? कितनी बार तुझसे मना किया है कि यहाँ ना आया कर। क्यों हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाता है? सफीना के कातिल, हम कब तक हाजी साहब से किया हुआ कौल निभाएंगे? आखिरकार एक दिन हम भी मजबूर हो जाएंगे। हाजी साहब कहीं आस पास हैं तो उसे समझाएं। हम चाहते हैं कि आपसे हमारा कोई झगड़ा ना हो, लेकिन इससे कह दीजिए कि ये यहाँ कदम ना रखे। हम कब तक गोरनी को रोक सकेंगे? वो तो मरने को तैयार है। अगर वो कोई गलत कदम उठा बैठी, हाजी साहब तो बराह करम मुझ पर इल्जाम ना रखिएगा। ये आवाज खरातून की थी जिसे मैंने अब देखा था। जाओ, चले जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ। खरातून ने आंखें निकालकर उंगली से इशारा करते हुए कहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वाकई ये उनका जाती मामला था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर भी मैंने हाथ उठाकर कहा, देखो मैं बताई देता हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा कोई अमल नहीं किया जिससे ये लड़की मेरे हाथों हलाक हो जाती। ये तो बात सब अच्छी तरह जानते हो। खैर मैं चला जाता हूँ और दोबारा इस तरफ नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं इतना हलवा भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए कि तुम मुझे आसानी से चाट जाओ। मेरे अहले खानदान के अगर नाखन को भी नुकसान पहुँचा तो मैं ये जगह खुदवा कर फेंक दूंगा, इस जगह आग लगा दूंगा। इस बात को दिल में रखना। जा, चला जा यहाँ से, हमारे गुस्से को आवाज ना दे। तू क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं।